नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हम करने जा रहे हैं इकोनॉमी सेक्शन। अभी तक हम पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं, हमने काफी एमसीक्यूज भी हैं पॉलिटी के कर लिए थे। आज हम इकोनॉमी की कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो पिछले एक साल में इंपॉर्टेंट रही है। जैसा मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये करंट अफेयर्स कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, इसमें एमसीक्यूज भी साथ साथ डिस्कस किए जाएंगे। 50 घंटे में कंप्लीट कवरेज कर दिया जाएगा फॉर प्रीलिम्स 2021 EPFO SSC के एग्जाम्स के लिए। आप इसके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। जुलाई 2020 से 2021 अप्रैल तक की सीरीज है। जितने भी इंसिडेंटल करंट अफेयर्स हैं, यानी जनवरी 2020 से मई 2020 तक, प्लस अभी करंट कुछ ऐसी चीजें हैं वो मैं साथ साथ कवर करता जा रहा हूँ। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। तो शुरू करते हैं इकोनॉमी के टॉपिक्स। देखो, पिछले साल एक पीएम केयर फंड बहुत न्यूज में था, है ना। तुम जानेंगे पीएम केयर फंड, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपका जो अदरवाइज एनडीआरएफ फंड है और पीएम केयर फंड है उसमें क्या डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्ली को डिसमिस कर दिया है पीएम केयर मनी फंड को लेके। लोगों ने कुछ पिटीशन डाली थी और ये जानना चाहते कि पीएम केयर फंड ऑपरेट कैसे करता है, इसका ऑडिट क्यों नहीं होता। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि पीएम केयर से पैसा जो है वो एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि एनडीआरएफ जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथेंड फंड है, ऐसा पिटिशनर्स का कहना था। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों एक अलग तरह के फंड्स हैं, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो हम एक से दूसरे में मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। साथ साथ ये भी कहा कि ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर है ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एनडीआरएफ एक स्टैट्यूटरी फंड है, एक स्टैट्यूट के थ्रू क्रिएट किया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू। तो उसमें किसी और थर्ड पार्टी फंड से पैसा नहीं डाला जा सकता, इसलिए ये सेपरेट एंटिटीज की तरह ही काम करेंगे। साथ ही साथ पीएम केयर फंड जो है उसको कोई गवर्नमेंटल सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप देखेंगे एनडीआरएफ में बजटरी एलोकेशन भी होता है, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ सपोर्ट करती है। पीएम केयर प्योरली वॉलंटरी फंड है, वो लोगों ने खुद से अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसमें पैसा डाला है। तो ऐसे केस में पीएम केयर फंड का सीएजी ऑडिट भी रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि सीएजी ऑडिट आपका एनडीआरएफ का होता है। एनडीआरएफ क्योंकि एक स्टैट्यूटरी फंड है, सरकारी बैकिंग से बना है, समय समय पे सरकार भी उसमें पैसा डालती रहती है, इसलिए उसका सीएजी ऑडिट हम कराते हैं। लेकिन अगर आप बात करें पीएम केयर की, एक वॉलंटरी प्राइम मिनिस्टर फंड है, इस पे आप कोई भी ऑडिट नहीं करा सकते। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आपके बैठ सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्राइवेट ऑडिट हो सकता है, लेकिन पब्लिक ऑडिट इसका नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ किसी को रोका भी नहीं जा सकता कि वो पीएम केयर फंड में पैसा ना डालें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पीएम केयर फंड वॉलंटरी फंड है। आपको लगता है आपको डालना चाहिए, आप डालिए। आपको लगता है आपको नहीं डालना चाहिए, आप मत डालिए। कोई फोर्स, जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। अगर हम दोनों को यहाँ पे मैच करके देखें, दोनों को एक इक्वेट करके देखें, तो दोनों का कंपैरिजन ये कहता है कि पीएम केयर, जैसा कि हमें पता है कोविड-19 में आया था, एनडीआरएफ जो है वो एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 या एक्ट 2005 के थ्रू आया था। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए पैसा यूज किया जाएगा, फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए, वेंटिलेटर सप्लाई करने के लिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी आप कहीं देख रहे हैं अलॉटमेंट, कुछ कुछ पैसा एलोकेशन किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, ग्रांट्स दी जाएंगी वेरियस हॉस्पिटल्स को। साथ ही साथ आपने देखा ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए भी इसको यूज किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ जो है इमरजेंसी रिस्पांस और रिलीफ रिहेबिलिटेशन के लिए यूज किया जाता है। किसी भी तरह का डिजास्टर भारत में आता है, नेचुरल डिजास्टर, कोई इस तरह का मैन मेड डिजास्टर अगर भारत में आता है, तो वहां पे एनडीआरएफ का फंड जो है वो यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये एसडीआरएफ को भी सप्लीमेंट करता है। जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स हैं वो भी अपना पैसा एनडीआरएफ से ले सकती हैं। अगर हम पीएम केयर फंड की बात करें, तो पीएम जो है यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। पीएम के अंडर ये फंड रहता है, उन्हीं के सिग्नेचर से, उन्हीं की कंसेंट से फंड से पैसा निकाला जाता है। साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है वो इसके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसके ट्रस्टीज हैं। यानी एज अ ट्रस्ट ये फंड को मेंटेन किया जा रहा है। ये कंप्लीट ट्रस्ट बेस्ड फंड है। लेकिन अगर आप बात करें एनडीआरएफ की, एनडीआरएफ को क्योंकि स्टैट्यूटरी बैकिंग है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर वेलफेयर जो है वो मैनेज करता है। जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं, ड्रॉट, कैलेमिटी कोई भी ऐसी आती है, कोई भी फ्लड ऐसा आता है, तो वहां पे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इस फंड को लुक आफ्टर करता है। बाकी कैलेमिटीज में एमएचए, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, इस फंड को लुक आफ्टर करती है। कंट्रीब्यूशन देखो वॉलंटरी है, और एनडीआरएफ में आप बजट के थ्रू, बजटरी एलोकेशन, कस्टम ड्यूटी, कोई सरचार्ज लगा के, ठीक है, डिजास्टर रिलीफ सरचार्ज लगा दिया, उस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो पब्लिक मनी जो है उसमें जाता है, इसमें वॉलंटरी मनी जाता है। पब्लिक मनी हम इसे नहीं बोलेंगे, वॉलंटरी डोनेशन से, भाई ये डोनेशन है।
पीएम केयर एक डोनेशन का फंड है। एनडीआरएफ जो है वो पब्लिक मनी का एक फंड क्रिएट किया गया है। अच्छा, पीएम केयर्स को एफसीआरए में जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें इसको एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जेम्पशन का रीजन ये है जिससे कि बाहर रह रहे लोग, ठीक है, जो एनआरआईज हैं या फिर कोई भी फॉरेनर है जो इंडिया में नहीं रहता और इंडियन फंड्स में पीएम केयर में पैसा डालना चाहता है तो वो इसमें डाल सकता है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो इंडिया में बेस्ड नहीं है, आउट ऑफ इंडिया बेस्ड है। साथ ही साथ एनडीआरएफ के लिए जो पैसा अप्रूव होता है वो फाइनेंस बिल के थ्रू होता है। देखो, जैसा मैंने आपको बोला, आपके जो टैक्स पेयर का पैसा है वो सब एनडीआरएफ में, मतलब उसमें से पैसा एनडीआरएफ में जाता है। इसलिए इसके सीएजी, इसके ऑडिट होने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये एक वॉलंटरी फंड है, ये डोनेशन है, फंड से ज्यादा एक डोनेशन है। तो डोनेशन तो आपने अपनी मर्जी से दी है, उसमें सीएजी कुछ नहीं कर पाएगा। आगे जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, डायरेक्ट टैक्स को कैसे बेटर किया जा रहा है देश में। देखो, सबसे पहली बात है पर्सनल इनकम फाइनेंस, जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो सरकार ने उसमें कुछ रिबेट्स दिए। फाइनेंस एक्ट को कुछ यहाँ पे फर्दर बेनिफिट्स दिए गए क्योंकि कोविड में जो क्राइसिस आ रही है उससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ एक ऑप्शन दिया गया इंडिविजुअल्स को, कोऑपरेटिव्स को, कि वो इनकम टैक्स जो कंसेशनल रेट पे दे सके, ठीक है, एग्जेम्पशन ले सके, इंसेंटिव्स ले सके। डीडीटी, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड टैक्स जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इक्विटी मार्केट पे शेयर्स पे रखता है। अगर आप देखेंगे कोई भी ए कंपनी है, आपने उसके शेयर खरीदे हुए हैं, ए कंपनी ने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया, अब वो कहती है मैं ये 200 रुपए प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अब सबके पास अलग अलग परसेंटेज है इक्विटी का, किसी पे 1%, किसी पे 0.1%, किसी पे 1 शेयर, किसी पे 10 शेयर। तो आपकी इक्विटी के हिसाब से 200 रुपए का जो भी प्रॉफिट होगा उसका जो भी परसेंटेज आपने इन्वेस्ट किया वो आपको मिल जाएगा। इस पे एक टैक्स लगता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। यानी ये टैक्स कंपनी को पहले देना पड़ता था, ठीक है। जब वो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी तो इस 200 रुपए में से टैक्स काट के जो पैसा बचता था वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन इससे फॉरेन कंपनीज थोड़ा सा इशू उनको रहता था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो होती थी, एफआईआईज जो होती थी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, उनको इशू रहता था। वो कहते थे यार ये एक बार हम यहाँ पे टैक्स कटवा दें डीडीटी, फिर उसके बाद अपनी कंट्री में जाएं तो वहां सरकार भी हमसे टैक्स ले, तो हमें तो डबल टैक्सेशन पड़ता है। तो इस तरह की फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को फर्दर इन्वाइट करने के लिए और ज्यादा इनकरेज करने के लिए सरकार ने डीडीटी हटा दिया। सरकार कहती है कि डीडीटी देने की जरूरत नहीं है, यानी जो कंपनी डिविडेंड बांट रही है उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है डिविडेंड पे। जिस जिसके खाते में पैसा चला जाएगा, जिस जिसको वो डिविडेंड मिलेगा, उसकी पर्सनल इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाएगा। यानी फॉरेन कंपनीज जो है एग्जेम्प्ट हो गई डीडीटी से, वो यहां से प्योर प्रॉफिट ले जाती हैं और फर्दर अपनी कंपनी में, अपनी कंट्री में जाके अपनी कंपनी का जो भी प्रॉफिट बनता है उसके अकॉर्डिंग टैक्स दे देती हैं। तो यहाँ पे बस आइडिया यही है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर कंपनीज हैं या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, उनको बेनिफिट मिलता है और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत की स्टॉक मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स में लेके आए। साथ ही साथ एक और स्कीम आई है विवाद से विश्वास स्कीम। ये पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स के लिए है, ठीक है। लिटिगेशन कॉस्ट जो है वो हटा दी जाएगी। कोई भी टैक्स डिस्प्यूट है टैक्स पेयर और टैक्स रिसीवर यानी गवर्नमेंट के बीच में, उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा। जो भी विवाद है उसको विश्वास के साथ रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है स्टार्टअप्स के लिए टैक्सेशन नॉर्म्स जो है वो सिंप्लीफाई किए गए हैं। जैसे कि आपने देखा एंजल टैक्स में एग्जेम्पशन दिया, साथ ही साथ स्टार्टअप सेल्स बनाए। तो एंजल टैक्स में क्या होता है कि एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा कोई उनका फ्यूचर नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती कि कंपनी चलेगी। कंपनी डूब गई तो उनका पैसा डूब गया। अब जब वो फर्दर अपना पैसा बाद में निकालते हैं या फिर जो भी वो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, सरकार उस पर एग्जॉर्बिटेंट टैक्स लेती थी। इससे स्टार्टअप्स को एंजल इन्वेस्टमेंट ढूंढनी मुश्किल होने लगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स किए। ये कहा कि अगर आपका स्टार्टअप अभी बहुत नया है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कर रहा है, तो हम आपको एंजल टैक्स में छूट दे सकते हैं। तो प्रोवाइडेड आपका स्टार्टअप अभी स्टार्टअप की तरह ही है, प्रॉफिट्स नहीं कर रहा है या फिर बहुत मिनिमम प्रॉफिट्स कर रहा है, या ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, या खर्चे उसमें से नहीं निकाल पा रहे, या फिर नया नया स्टार्टअप अभी स्टैब्लिश हुआ, तो आपको एंजल टैक्स का बेनिफिट मिल पाएगा। साथ ही साथ आगे एक और है ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म सरकार ने बनाया टैक्सेशन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के लिए। अब इसमें क्या है, कंप्लायंस लाने के लिए, फेसलेस असेसमेंट के लिए, फेसलेस अपील के लिए, टैक्स पेयर चार्टर, ये सारी चीजें लाई गई हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्सेशन के दायरे में लाए जाएं। साथ ही साथ एक जो लोगों को रहता है ना कि रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, टैक्स अथॉरिटीज हैं, ये बहुत ज्यादा करप्शन करती हैं या फिर लोगों को डराती धमकाती हैं, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी क्योंकि असेसमेंट भी फेसलेस होगा। आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, कोई भी एक रेवेन्यू ऑफिसर जिसको भी अलॉट किया गया आपका रिटर्न, टैक्स रिटर्न, वो उसको एनालाइज कर लेगा, असेस कर लेगा, देख लेगा ठीक से टैक्स जमा किया है। नहीं जमा किया होगा तो
क्वेरी रेस कर देगा, आपसे कह देगा और टैक्स जमा करा दो, वो आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, उसे पता ही नहीं आप कौन हो। साथ ही साथ अगर आपको अपील करनी है तो आप भी फेसलेस अपील कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो हैं वो बेनिफिशियल हैं। अगर आप देखें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम ने साथ साथ एक फेसलेस असेसमेंट निकाला है, वो है तुरंत कस्टम्स। ठीक है, इसमें ये प्रॉब्लम जो है फौरन रेक्टिफाई की जाएगी। साथ साथ आगे आप टैक्स पेयर चार्टर की बात करें तो ये टैक्स ऑफिसर्स को, टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देता है, ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कि वो एक साथ मिलजुल के काम कर पाए। साथ ही साथ अगर आप आगे देखेंगे, प्राइवेसी भी इसमें रखनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखनी है, इनकम टैक्स पेयर्स के डिटेल्स डेटा भी छुपा के रखने हैं, मतलब नहीं पता होने चाहिए टैक्स ऑफिसर को कि वो किससे टैक्स ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। इसी के साथ साथ करप्ट प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है इनकम टैक्स ऑफिस का वो खत्म किया जा रहा है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मतलब कोई टैक्स ऑफिस है लेटर से सूरत में, ठीक है, अब वो कंट्री के किसी भी जगह से किसी भी अपील को सुन सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है, उसको रिजॉल्व कर सकता है। जरूरी नहीं है सिर्फ वो सूरत वाले ही होंगे। तो इससे क्या होगा कि सूरत का ऑफिसर, अब उसको क्या पता बड़ौदा से आ रही है कोई कंप्लेंट, बेंगलुरु से आ रही है, असम से आ रही है, तो वहां जाके उनको डरा धमका नहीं पाएगा, करप्शन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन खत्म किया है इनकम टैक्स ऑफिसेस का, इससे करप्ट प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो करप्शन नहीं कर पाएंगे, ब्राइब्स नहीं ले पाएंगे। यूजुअली क्या होता है, मैं सूरत में एक ऑफिसर पोस्टेड हूँ, सूरत में कोई फैक्ट्री है, मैं उनके यहाँ पहुंच गया और अपना आई कार्ड दिखाया और लोग डर जाते हैं, फिर जैसा मैं बोलूँ वैसा करते हैं। आपने देखा होगा इस तरह की बहुत सारी मूवीज भी आई हैं बॉलीवुड में। आगे देखेंगे इक्वलाइजेशन लेवाई के बारे में, हमेशा न्यूज में रहती है। अगर आपको पता होगा 2% डीएसटी जो है यानी डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया गया है 2020 में इन कंपनीज पे जो डिजिटली ऑपरेट करती हैं। ऐसी कोई भी कंपनी जो बाहर स्टैब्लिश्ड है और इंडिया में ऑपरेशंस कर रही है तो उस पर डीएसटी लगेगा। ये नॉन रेजिडेंट कंपनीज पे लगता है और ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को ये केटर करता है। साथ ही साथ ये एक इक्वलाइजेशन लेवाई भी आपको याद होगा, गूगल टैक्स जो 2016 में लाया गया था, उसमें क्या होता था कि कोई भी ऐसी कंपनी जो फॉरेन की है और उसके कस्टमर्स इंडिया में है या इंडिया में वो सर्विसेज दे रही है, जैसे गूगल एड्स होते थे। अब गूगल ये कहती थी कि नहीं, हम आपको टैक्स क्यों दें, क्योंकि हम तो यूएस में बैठे हुए हैं, हमने तो आपके यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अब क्लाइंट्स हमारे इंडिया में है तो इसमें हमारी क्या गलती, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक इक्वलाइजेशन लेवाई लगाया कि अगर गूगल इंडिया में 1 लाख से ऊपर का बिजनेस करती है तो उसको 6% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई भी गूगल एड आप परचेज करेंगे तो आपको 6% इक्वलाइजेशन लेवाई देना पड़ेगा। इसी के चलते इंडिया ने डीएसटी के मैकेनिज्म को ले लिया। इस डीएसटी में इंडिया जो है वो ई कॉमर्स कंपनीज को भी लेके आ रही है नए बजट से। अब इसके लिए यूएस काफी नाराज है। यूएस कह रहा है आप हमारी कंपनी से टैक्स ले लोगे, फिर हम क्या टैक्स लेंगे। अब आपको याद होगा कि अभी हाल ही में एक रिजीम भी चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 15% आप फिक्स कर दो, मिनिमम 15% तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं वो ऐसे टैक्स जुरिस्डिक्शन में जाके काम करते हैं जहाँ टैक्सेशन रेट कम होता है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि जहां पे टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं वहीं हम अपनी कंपनी चलाएं, वहीं हम टैक्स के बेनिफिट्स लें। अब इंडिया ने जब डिजिटल टैक्स लगाया तो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है यूएसटीआर है, उन्होंने प्रोब लॉन्च कर दिया और बोल रहे हैं इंडिया का जो मैकेनिज्म है टैक्सेशन का ये गलत है। ठीक है, हम इसको देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इंडिया इस तरह की डीएसटीज नहीं लगा सकती क्योंकि इससे हमारी अमेरिकन कंपनीज इम्पैक्ट होती हैं। तो यूएस करता रहता है, यूएस को लगता है कि उसको टैक्स कम मिलेगा, उसे टैक्स नहीं मिलेगा, तो वो इस तरह की चीजें कर रहा है। एक और चीज हमें यहाँ पे देखना है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके मैकेनिज्म को पढ़ना है। देखो, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है कि लेटर से इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, डीटीए साइन है। अब बीपी में क्या होगा, एक कंपनी जो इंडिया में काम करती है, इंडिया में प्रोडक्शन करती है, इंडिया में सेल्स करती है, लेकिन उसने पेरेंट कंपनी बना रखी है अपनी मॉरिशस में। अब वो ये कहती है कि मैं टैक्स मॉरिशस में दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरी पेरेंट कंपनी जो मॉरिशस में है। अब इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन है, डबल टैक्स अवॉइडेंस, यानी कंपनी या तो यहाँ टैक्स दे सकती है या यहाँ टैक्स दे सकती है। वो कहती है कि मैं मॉरिशस में टैक्स दूंगी। रीजन, मॉरिशस में कॉर्पोरेट टैक्स 5% है, फॉर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, इंडिया में 30% है, तो 25% टैक्स बचा सकती है। तो ये डीटीए के थ्रू बीईपीएस किया जाता है। इसे कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। कंपनीज जो है वो टैक्स बेस खराब कर देती हैं जिन कंट्रीज में वो काम कर रही होती हैं, और प्रॉफिट शिफ्ट कर लेती हैं लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस में, उन कंट्रीज में प्रॉफिट शिफ्ट कर देती हैं जहां पे उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है, और इससे भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं। इसलिए इंडिया कह रहा है कि हम ये डीटीए की रिजीम्स को अपनी
रिव्यू करेंगे। इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ डीटीए के जो पैक्ट्स हैं जो 2006 से साइन करते हुए आ रहे हैं हम लोग, वो सब रिव्यू करने की बात कर रही है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की बात कर रही है। इससे क्या होगा कि इंडिया भी कुछ टैक्स ले पाएगी। अगर एक और यहाँ पे मैकेनिज्म हमें समझना है ट्रांसफर प्राइसिंग का। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है, लेट अस से मैं कोई पेन इंडिया में प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। अब उस पेन को मैं 12 रुपए में सेल करता हूँ और 10 रुपए मेरा उस पर कॉस्ट, यानी 2 रुपए मेरा उस पर प्रॉफिट है पेन पे। अब इंडिया में मुझे टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप कहें कि 10 रुपए मेरा उस पेन पे प्रॉफिट है। इस एग्जाम्पल को बेटर लेते हैं, 10 रुपए मेरा उस पेन पे प्रॉफिट है। अगर मैं इंडिया से डायरेक्टली उसे यूएस से सेल कर देता हूं, सीधा क्लाइंट कस्टमर के पास भेज देता हूं, तो मुझे इस पे 30% या 20% जो भी टैक्स रेट है वो मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं इसको लेटेस्ट से ये पेन मैंने बनाया 10 का था, मैं इसे 20 में सेल कर रहा था, तो ये 10 रुपए जो है ये मेरे प्रॉफिट में गिना जाएगा। लेकिन मैं एक इसको अपनी पेरेंट कंपनी मॉरिशस में भेज देता हूँ। मॉरिशस में मेरी पेरेंट कंपनी है, मेरी कंपनी की पेरेंट कंपनी वहां पे, हेड ऑफिस वहां पे। मॉरिशस में मैं इसको भेज देता हूँ 11 रुपए का, मैंने 1 ही रुपए प्रॉफिट दिखाया और 11 रुपए मैं इसको मॉरिशस भेज दिया, तो सरकार मुझसे 1 रुपए पे टैक्स ले पाएगी। अब मॉरिशस की मेरे इस कंपनी ने 11 रुपए में लिया, 20 रुपए में यूएसए बेच दिया। यहाँ टैक्स रेट है 5%, यहाँ टैक्स रेट है 30%। तो मैंने इंडिया का काफी टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स मैंने इवेट कर दिया और मॉरिशस गवर्नमेंट को कम टैक्स देके काम चला लिया। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, मिस प्राइसिंग। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में बहुत ज्यादा किया जाता है। आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना था, आगे हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगली सीरीज में, तब तक के लिए सीरीज को देखते रहिए। तो गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।